आज हम बात करेंगे वास्तविक संख्या के वीवीआई ऑब्जेक्टिव के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, दो धन पूर्णांक ए और बी के लिए यदि ए बराबर बी क्यूब प्लस आर है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा, जो कि आर जो होगा वो 0 से बड़ा या उसके बराबर, और बी जो होगा आर से बड़ा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहा जाता है? आपका ये चैप्टर ही है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कहा जाता है वास्तविक संख्या यानी परिमेय संख्या, जैसे कि अपरिमेय संख्या हो गया √2, √3, √5, 0.334 इस टाइप का संख्या जो है ये अपरिमेय संख्या हो जाता है हमारा। इसी में हम बात करते हैं परिमेय संख्या, तो जैसे 4/3, 22/7, 9, ये परिमेय संख्या और दोनों को मिला देंगे तो हमारा ये वास्तविक संख्या। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्या पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है। इसका ऑप्शन नंबर हमारा हाँ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या प्राकृतिक संख्या के संग्रह में शून्य समेत ऋण संख्या को शामिल करने से, तो प्राकृतिक संख्या अगर ऋण संख्या को शामिल कर दे, उसमें शून्य भी शामिल है, तो ये पूर्णांक संख्या होता है। इसको थोड़ा और डिटेल में बता देते हैं। देखिए, ये एक संख्या रेखा है, ठीक है, ये एक संख्या रेखा है। अब संख्या रेखा पर क्या होता है, जैसे ये नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन पे बीच में 0 होगा, इधर 1, इधर 2, 3, 4, -1, -2, -3। अब ये तो हमारा प्राकृतिक संख्या हो गया, इसमें 0 को शामिल कर दिए, पूर्ण संख्या हो गया, और नेगेटिव वाला भी नंबर शामिल कर दिया। अब ये हो गया टोटल पूर्णांक संख्या। आपसे पूछेगा पूर्णांक संख्या, तो नेगेटिव वाला भी नंबर संख्या रेखा पर जितने भी है सभी शामिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा पूर्णांक संख्या। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। चलिए 4 का हो गया। अब 5 में देखते हैं। कहता है संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का निरूपण होगा अथवा नहीं? बिल्कुल होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मारेंगे इसमें। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में कहता है सभी प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह शून्य समेत क्या कहलाता है? सभी प्राकृतिक संख्या के संग्रह शून्य समेत, अभी पढ़ा है, प्राकृतिक संख्या में शून्य को मिला देंगे तो पूर्ण संख्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर बी ए पूर्णांक से पूर्णतः विभाज्य है तो बी को ए का क्या कहा जाएगा? अच्छा, ये भाज्य कहा जाएगा, ये बात याद रखिएगा, भाज्य कहा जाता है। ठीक, क्या 0 किसी पूर्णांक को विभाजित करता है? 0 किसी पूर्णांक को विभाजित करता है? तो इसमें नहीं, ये अनडिफाइंड वाला सिचुएशन हो गया। अगर किसी भी संख्या में ऊपर में कोई नंबर उसको हम 0 से डिविजिबल करेंगे तो ये अनडिफाइन होता है। ये बात सबको याद में रखना चाहिए। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से हम किसमें इसका प्रयोग किया जाता है? तो दो धनात्मक पूर्णांक का मोल निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है? अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा समझा देते हैं हम कि धनात्मक सम पूर्णांक जो होता है वो 2q का रूप का होता है, यानी कोई भी नंबर में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो सम संख्या के रूप का होता है। अगर इसमें हम एक जोड़ दे +1, तो अब ये तो सम है, सम में एक जोड़ेंगे तो ये विषम होगा। जैसे 2 एक सम है, इसमें एक जोड़ दो तो 3 एक विषम आएगा। 8 एक सम है, इसमें एक जोड़ दो 9 एक विषम आ गया। इसी तरह से 2q तो हमारा सम के रूप का हो गया ना, और इसमें हम एक को ऐड कर रहे हैं तो ये जो होगा ये विषम हो जाएगा, विषम हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक किस रूप का होता है? तो सम पूर्णांक जो होगा वो 2q का रूप का होगा, सीधी सी बात है। किस रूप का होगा? 2q के रूप का होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किन पूर्णांकों के लिए लागू किया जाता है? शून्य को छोड़कर सभी पूर्णांक के लिए।
यूक्लिड विभाजन प्रमेय का किन पूर्णांकों के लिए संभव है? केवल धनात्मक पूर्णांक के लिए, इस बात को भी याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक a और b का एचसीएफ सबसे बड़ा पूर्णांक d है तो d द्वारा विभाजित होगा। अरे यार, a और b दोनों होगा विभाजित। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित है। जैसे हम इसको समझा देते हैं, जैसे 8 और 4 का एचसीएफ लेंगे तो वो क्या होगा? 4 होगा। तो ये 4 है तो 4 8 से भी डिविजिबल होगा और 4 4 से भी डिविजिबल होगा। उसी तरह से हम देखते हैं कि 9 और 15 इसका एचसीएफ होगा 3। अब 3 9 से भी डिविजिबल होगा और 9 15 से भी डिविजिबल। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है? क्वेश्चन नंबर 15 में अगर देखें तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। ये ना होगा, सी इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के रूप में इसी तरह से लिखा जाता है। चलिए, दो धनात्मक पूर्णांक c और d, जहां c बड़ा है d छोटा है तो इसका HCF क्या होगा? शेषफल बराबर 0 है। शेषफल अगर बड़ा 0 है, c बड़ा है, d छोटा है, बेसिकली हम d से भाग देंगे c में, तो शेषफल क्या होगा भाई? 0 होगा, ये भी बोल रहा है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए यानी कि डी आंसर होना चाहिए। जब पूरा पूरा कट जाता है किसी संख्या से तो वही उसका एचसीएफ होता है। दो धनात्मक पूर्णांक c और d, जहां c बड़ा है d छोटा है और r इक्वल टू नॉट 0 हो तो एचसीएफ c और d किसके बराबर होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। इसके बराबर होगा एचसीएफ c और d। डायरेक्ट हम एचसीएफ देखेंगे उसका क्या होगा। तो चलिए, √18 का परिमेयकरण गुणांक है। अब बताइए, परिमेयकरण गुणांक कौन कौन सीखा है, कौन नहीं सीखा है? तो परिमेयकरण गुणांक होता है ऐसा नंबर जिससे हम उसको गुणा करें तो वह परिमेय संख्या में बन जाए। तो परिमेय संख्या में बनाने के लिए देखिए, √18 को हम किस रूप में लिखेंगे? √18, ये 18 को लिखेंगे 9 गुना 2 रूट के अंदर लिख सकते हैं और 9 का वर्गमूल होता है 3√2। अब हमको पता है अगर इसको हम √2 से मल्टीप्लाई कर दे तो √2 मिलके 2 हो जाएगा, 3 दूना 6। देखिए, ये परिमेय संख्या हो गया। तो अब बेसिकली इसका जो परिमेयकरण नंबर हो जाएगा √2 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। अपरिमेय संख्या को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जबकि q इक्वल टू नॉन जीरो है। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो जाएगा इसका। अपरिमेय संख्या को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो नहीं। अपरिमेय संख्या अगर p बाई क्यू के रूप में आ गया तो वो परिमेय संख्या ही होगा। चलिए, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इस वास्तविक संख्या का और सारा क्वेश्चन को। तब तक के लिए आप लोग बने रहे वीडियो में और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।